हेलो, थैंक यू फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का टॉपिक। ठीक है, इसके अंदर जो भी टॉपिक्स रहेंगे दैट इज़ पोल्यूटेंट्स, एयर पोल्यूशन, मतलब ये तो सब बेसिक्स है। जो भी मेन पोल्यूटेंट्स रहेंगे हमारा ध्यान उस पर रहेगा। ठीक है, इसके रिलेटेड कौन कौन से स्टेप्स उठाए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब हम इन्वायरमेंट पोल्यूशन की बात करते हैं, इन्वायरमेंट पोल्यूशन सबसे पहले बेसिक चीज़ क्या होती है। इन्वायरमेंट पोल्यूशन वो चीज़ें जो हमारे एटमॉस्फेयर में है वो कहीं ना कहीं हमारे आसपास के इन्वायरमेंट को जो पोल्यूट कर रही है। ठीक है, उस चीज़ों की अगर हम एग्जांपल के तौर पे बात करें, जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग घर से वेस्ट बाहर सेग्रीगेट करते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट निकलता है, कहीं ना कहीं वो भी पोल्यूटेंट्स ही है, पर उनको हम बोल देते हैं वो बायोडिग्रेडेबल है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे हम चाय बनाते हैं, ठीक है, तो चाय पत्ती निकलती है, कहीं ना कहीं वो डिकम्पोज हो जाएगी आराम से, कहीं ना कहीं वो बायोडिग्रेडेबल है, वो हार्म नहीं करेंगे। पर वही दूसरी तरफ जब हम पॉलीथीन यूज़ करते हैं तो उसकी जो लाइफ साइकिल होता है वो बहुत साल होता है, 50 ईयर्स प्लस उसका लाइफ साइकिल होता है। वो इन्वायरमेंट में 50 साल तक रहेगा, उससे पहले वो उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिग्रेड नहीं कर पाएंगे। वैसे ही अगर हम इन्वायरमेंट पोल्यूशन की जैसे बात कर रहे हैं, उसमें अगर हम पोल्यूटेंट्स की बात करें, पोल्यूटेंट्स इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में पोल्यूटेंट्स वो होते हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं, उनको हम पोल्यूटेंट्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहले जैसे हम इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं, इंडस्ट्री से स्मोक निकलता है, वो हमारे एयर पोल्यूशन करता है। ठीक है, ऑटोमोबाइल्स हम यूज़ करते हैं, उसमें से स्मोक निकलता है, वो एयर पोल्यूशन करता है। फैक्ट्रीज से हमारा केमिकल्स निकलता है, वो हमारा वाटर पोल्यूशन करता है। न्यूक्लियर प्लांट से रेडिएक्टिव सब्सटेंसेस निकलते हैं, ठीक है, वेस्ट निकलता है, वही हमारा वाटर पोल्यूशन करता है। ठीक है, फिर उसके बाद हाउसेज से बहुत सारा सीवेज निकलता है, या लेबॉर्टरीज, या फिर इन चीज़ों से, मतलब बहुत ऐसे एग्जांपल्स देने लगे तो बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं कि ये सारे जो है इनको सबको मिला के हम बोल सकते हैं कि ये सारे के सारे पोल्यूटेंट्स हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि पोल्यूटेंट्स की हम लोग क्लासिफिकेशन देते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन जब हम इनकी बात करते हैं हम चार बेसिस पे देखते हैं। ठीक है, तो चार बेसिस पे जब हम इनकी क्लासिफिकेशन देते हैं तो पूछ लिया जाएगा कभी कि इस क्लासिफिकेशन में इसका मतलब क्या है। ठीक है, क्लासिफिकेशन का नाम नहीं देंगे, सिंपल पूछ लेंगे कि हाँ प्राइमरी पोल्यूटेंट्स का क्या मतलब है, क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट्स का क्या मतलब है, बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स का क्या मतलब है। तो उसी तरह से हम लोग पोल्यूटेंट्स को चार हिस्सों में बांटते हैं। ठीक है, अभी क्लियर हो जाएगा आपको। तो ये मैंने डिविजन्स कर दिए हैं पोल्यूटेंट्स के जो हमें एटमॉस्फेयर में मिलते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं। सबसे पहले वो किस फॉर्म में जब वो रिलीज होते हैं, किस फॉर्म में वो रिलीज होते हैं इन्वायरमेंट में, पहला आ गया दे परसिस्ट आफ्टर रिलीज, जब वो रिलीज हो जाते हैं किस फॉर्म में हमें मिलते हैं। फिर आ गया कि वो नेचर में एग्जिस्ट कैसे करते हैं। जैसे कुछ होते हैं जो कुछ टाइम के लिए रहते हैं, कुछ होते हैं बहुत सालों के लिए रहते हैं। ठीक है, वो इसमें आके नेचर एग्जिस्ट किस हिसाब से करते हैं। फिर होते हैं उसको डिस्पोज कैसे करते हैं। कुछ होते हैं जिनको हम जल्दी डिस्पोज कर सकते हैं, ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे बात करी बायोडिग्रेडेबल। कुछ होते हैं जो बहुत देर तक एटमॉस्फेयर में रहते हैं। ठीक है, फिर चौथा हो गया ओरिजिन के बेसिस पे कि कौन नेचुरल है कौन से एंथ्रोपोजेनिक है। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम बात करें रिलीज के बेसिस पे कि कौन कौन सा मिलता है, हमें मिलता है प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, हमें मिलता है सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। ठीक है, दो टाइप्स के मिलते हैं। अब जब हम प्राइमरी पोल्यूटेंट्स की बात करते हैं, ये वो वाले हैं जो कि एटमॉस्फेयर में एज इट इज हमें मिलते हैं। ठीक है, एज इट इज मतलब बन गए, ये ऐसा ही रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे डीडीटीज होता है, प्लास्टिक होता है। ठीक है, अब जब प्लास्टिक कभी एटमॉस्फेयर में जाता है, डीडीटी नहीं समझाऊंगा कि बहुत लोगों को नहीं पता होगा, प्लास्टिक की एग्जांपल देता हूँ। प्लास्टिक हमने यूज़ करा, उसके बाद वो एज इट इज़ इन्वायरमेंट में रहेगा। ठीक है, वो ऐसा कुछ नहीं होगा कि वो किसी और फॉर्म में चेंज हो जाएगा, फिर वो दोबारा से ऐसा मतलब वो करेगा, कहीं ना कहीं नेचर में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। दिस आर द काइंड्स ऑफ प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। और कुछ होते हैं हमारे पास सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। ये होते हैं जब बहुत सारे प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के बीच में इंटरैक्शन होता है। जब बहुत सारे प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के बीच में इंटरैक्शन होता है तो उसकी वजह से हमारा क्या बनता है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बनता है। अब सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स की एग्जांपल के तौर पे हम बात करें तो हम इसकी एग्जांपल देंगे पैन की। पैन क्या होता है, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट होता है। ये किस किस से बना होता है, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड से बना होता है और प्लस हाइड्रोकार्बन से बना होता है। ठीक है, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो भी रहेंगे और हाइड्रोजन कार्बन की तरह बना होगा, हाइड्रोकार्बन्स या फिर HC मैंने सिंपल लिख दिया। ठीक है, पैन जो है मतलब कहीं ना कहीं मैंने सिंपल आपको ये याद रखना है कि जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स वो क्या होते हैं, जब बहुत सारे प्राइमरी पोल्यूटेंट्स का इंटरेक्शन होता है तो वो क्या बना देंगे,
कुछ नया बना देंगे कहीं ना कहीं। फिर उसकी एग्जांपल हमने पैन की बात करी, और पैन कैसे बनता है, कोई भी नाइट्रस ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन जब मिल जाते हैं वो हमें नेचर में कहीं ना कहीं वो पैन बनाते हैं, दैट इज परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं नेचर में किस हिसाब से एग्जिस्ट कर रहे हैं उस हिसाब से। इसमें एक आ गया क्वांटिटेटिव, दूसरा सबको पता ही चला गया होगा क्वालिटेटिव। ठीक है, ये क्वांटिटी के हिसाब से, ये क्वालिटी के हिसाब से। मतलब क्वांटिटेटिव हो गया वो वाले पोल्यूटेंट्स जो कि एटमॉस्फेयर में होते हैं बट वो सर्टन लेवल तक ही रहे तो अच्छी बात है। एग्जाम्पल के तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, मतलब ऐसे तरह बहुत सारे पोल्यूटेंट्स हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। ये अगर किसी लेवल तक रहेंगे ना तो कहीं ना कहीं हमें ज़रूरत है इनकी, हमें इनकी ज़रूरत है। नाइट्रस ऑक्साइड की हमें ज़रूरत है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड के प्लांट्स को ज़रूरत है, तो कहीं ना कहीं कुछ क्वांटिटी में अगर हमें मिलेंगे हमें इनकी ज़रूरत है क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट्स की। वही दूसरी तरफ से हम क्वालिटेटिव दैट इज पोल्यूटेंट्स की जब बात करते हैं, ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने बोला क्वांटिटेटिव ये नेचर में एग्जिस्ट करते हैं और इनकी हमें ज़रूरत है, पर ये सर्टन लेवल पे होना चाहिए। जो क्वालिटेटिव है वो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते, ये लोग मैन मेड होते हैं। ठीक है, और ये वाले नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, ये मैन मेड होता है। एग्जाम्पल के तौर पे फंगीसाइड्स हम यूज़ करते हैं, हम लोग हर्बिसाइड्स यूज़ करते हैं, हम लोग फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, हम लोग डीडीटी यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती, लोग इंसानों ने इसको बनवाया है। ठीक है, कहीं ना कहीं अभी जीईएसी ने, जेनेटिक इंजीनियर्ड अप्रेजल कमेटी ने मस्टर्ड का कमर्शियल यूज़ के लिए मतलब वो दिया है, मतलब हाँ करिए अपनी तरफ से। अब वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फाइनेंस एंड क्लाइमेट चेंज के पास जाएगा अप्रूवल के लिए। अगर वो अप्रूवल कर देंगे तो कहीं ना कहीं हमारे इंडिया में जो भी मस्टर्ड की खेती होगी वो जो इसका न्यू वर्जन आएगा, ठीक है, उससे होगा। अब कहीं ना कहीं इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी है। हालांकि अब जो नुकसान है कहीं ना कहीं जब जीएसी ने इसको अप्रूवल दिया होगा, कहीं ना कहीं उन्होंने तो अप्रूवल दे दिया फॉर द सेक कि हाँ कुछ छोटे रन में, अरे शॉर्ट रन में ठीक है, पर लॉन्ग रन में हमें नहीं पता ये क्या क्या चीज़ें लाएगी। तो कहीं ना कहीं मैन मेड क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट्स में आ जाता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट बात करते हैं नेचर ऑफ डिस्पोजल की, हम किस तरह से कर सकते हैं डिस्पोज उस बेसिस पे। जैसे कुछ होते हैं बायोडिग्रेडेबल, मैं बायोडाइवर्सिटी लिख रहा, सॉरी। देन उसके बाद आ जाते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये समझाने की ज़रूरत नहीं है। बायोडिग्रेडेबल वो हो गए जिनको हम बायोडिग्रेडेबल आराम से कर सकते हैं, जैसे जो घरों में से वेस्ट वगैरह जो भी निकलता है, सीवेज निकलता है, वो कहीं ना कहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डिग्रेड कर देंगे। बट कुछ वो होते हैं जिनको माइक्रोबियल एक्शन को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे एग्जांपल दोबारा दूंगा, डीडीटी की एग्जांपल ले लो, प्लास्टिक्स की एग्जांपल ले लो, ग्लास होता है, इसको बायोडिग्रेड नहीं कर सकते, इनकी बहुत ज़्यादा लाइफ होती है। ठीक है, लाइफ स्पैन इनका बहुत ज़्यादा होता है। लाइफ स्पैन होता है किसी भी चीज़ का, लाइफ स्पैन उसको बोलते हैं कि वो कितनी देर एग्जिस्ट कर रहा है इन्वायरमेंट में। ठीक है, दैट इज़ लाइफ स्पैन। नेक्स्ट आ गया ओरिजिन के बेसिस पे, सिंपल है, नेचुरल है या फिर एंथ्रोपोजेनिक है। वो वाले पोल्यूटेंट्स जो कहीं ना कहीं नेचुरली मिलते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे सेम कार्बन डाइऑक्साइड नेचर में मिलता है हम लोग को, पर ये जो एंथ्रोपोजेनिक है वो हम खुद करते हैं। तो कहीं ना कहीं नेचर एग्जिस्टेंस और ऑरिजिन के बेसिस पे दोनों एक किस्म के सेम ही होगा। ठीक है, अब ये सब तो हमने पढ़ लिया। अब एक चीज़ बताता हूँ कि हम बोलते हैं हाँ पोल्यूशन पोल्यूशन पोल्यूशन, इसके कॉजेज़ क्या है, मतलब किस वजह से पोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले अर्बनाइजेशन, जैसे हम बात करते हैं अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन की मतलब क्या होता है, दे पेड़ पे पेड़ काटे जा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो फॉरेस्ट एरिया है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उससे क्या हो रहा है, हम लोग को ट्रीज काटने पड़ रहे हैं, वुड के लिए ट्रीज काटने पड़ रहे हैं, रहने के लिए जगह रहने देने के लिए ट्रीज काटने पड़ रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं, जैसे हमारी आजकल मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, जैसे हम बात करते हैं मुंबई की, ठीक है, महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में अब मैक्सिमम लैंड बची ही नहीं है। ठीक है, अभी पॉलिटिकल वहाँ पे कुछ तो हुआ था, चल रही थी, बातें चल रही थी, जो एकांत शिंदे की गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट जो पार्टीज थी उन्होंने सबने बोला, शिवसेना की जो अगेंस्ट वाली पार्टी है उनकी, उन्होंने बोला कि आप यूपी के योगी आदित्यनाथ हमारी स्टेट में आके प्रमोशन कर रहे हैं अपने बिजनेस का, तो आगे से बीजेपी गवर्नमेंट और जो एकांत शिंदे गवर्नमेंट, शिवसेना जो उनकी साइड की है, उनका जो कोलिजन, उन्होंने जवाब दिया कि हमारे मुंबई में अब इतनी लैंड ही नहीं है कि हम लोग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को दे सके किसी को। तो ये कहीं ना कहीं एग्जाम्पल हो जाती है अर्बनाइजेशन की। तो कहीं ना कहीं जब आपको ये अर्बनाइजेशन के रिलेटेड कभी मेंस में ये क्वेश्चन आए तो आप ये एग्जाम्पल लिख सकते हो कि वहाँ से हमारे एक पॉलिटिकल लीडर ने ये जवाब दिया आगे से कि बिकॉज कहीं ना कहीं
इतनी अर्बनाइजेशन हो गई है, लैंड बची नहीं है। इंडस्ट्रियलाइजेशन कहीं ना कहीं इसी के साथ कनेक्ट है। जैसे जैसे अर्बनाइजेशन होगी, जैसे लोग बढ़ेंगे, जैसे फॉरेस्ट कटेंगे, ठीक है, इंडस्ट्रीज भी तो बनना स्टार्ट होंगी ना, क्योंकि कहीं ना कहीं जब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उनको सामान भी तो चाहिए ना, उसकी वजह से इंडस्ट्रीज भी तो नई नई बनेगी ना। और ह्यूमन पॉपुलेशन तो है ही है, ह्यूमन पॉपुलेशन खुद में ही जो है वो कॉज द पोल्यूशन है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड मेन, ठीक है। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं हम वही ट्रीज पे आ जाएंगे कि कहीं ना कहीं नेचर को हम लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। कैसे? सेम अर्बनाइजेशन का कनेक्ट कर सकते हो। फिर बहुत सारी फॉरेस्ट फायर्स मिलती है हम लोग को, ठीक है, आग लग जाती है जंगलों में। रेडियो एक्टिविटी मिलती है, जैसे हम लोग न्यूक्लियर फिजन यूज करते हैं, ठीक है, हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए न्यूक्लियर फिजन यूज़ करते हैं। जो न्यूक्लियर फ्यूजन है इस पे अभी काम चल रहा है, क्योंकि जो न्यूक्लियर फ्यूजन है इससे जो वेस्ट निकलेगा वो हार्मफुल नहीं होगा और बहुत कम लाइफ होगी इनके वेस्ट की। पर न्यूक्लियर फिजन हम अभी यूज़ करते हैं जो भी हम मतलब अगर हमें कोई भी एनर्जी चाहिए, जैसे हम लोग थर्मल पावर प्लांट्स यूज़ करते हैं, वैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में हम लोग न्यूक्लियर फिजन यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, एक न्यूक्लियस को हम दो में तोड़ते हैं, पर फ्यूजन में क्या होता है, दो को एक में जोड़ते हैं, तो ये होता है। पर इसमें फ्यूजन में क्या होता है कि बहुत सारे कम मतलब रेडियो एक्टिव इधर से भी निकलेंगे, पर उनका जो लाइफ स्पैन होगा बहुत कम होगा, तो ये एक अच्छी सोर्स है। पर न्यूक्लियर फ्यूजन में अभी टेक्नोलॉजी इतनी आई नहीं है, तो अभी जो भी हमें न्यूक्लियर पावर प्लांट्स मिलते हैं वो न्यूक्लियर फ्यूजन पे है। पर कहीं ना कहीं ये बहुत सारे हार्मफुल्स वो भी निकालता है, ठीक है, रेडियो एक्टिव वेस्ट भी निकालता है, कहीं ना कहीं नेचर के लिए ख़राब भी है। पर कहीं ना कहीं हमें न्यूक्लियर फिजन से एक चीज़ है कि ये पोल्यूशन थोड़ा कम करेगा, एयर पोल्यूशन टाइप चीज़ें जो है। और इनका जो फ्यूल होता है ना, न्यूक्लियर फ्यूल रहता है, वो रीयूजेबल होता है, वो उसको दोबारा से हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वही बोलेंगे कि कहीं ना कहीं थर्मल पावर प्लांट्स कोले वोले जगह कोल जो रहता है उसको जलाने से अच्छा लोग ये समझ रहे हैं जैसे कि न्यूक्लियर यूज़ कर ले, ठीक है। यूरोपियन कंट्रीज़ में न्यूक्लियर फ्यूजन बहुत यूज़ हो रहा है, मतलब न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बहुत यूज़ हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो थर्मल पावर प्लांट्स पे इतना डिपेंडेंट नहीं है। तो कहीं ना ये हो जाएगी एग्जांपल्स। उसके बाद वॉल्केनिक इरप्शंस होती हैं, वॉल्केनिक इरप्शंस होती हैं, उसकी वजह से क्या होता है, लावा बाहर आएगा, डस्ट बाहर आएगी, वाटर वेपर्स बाहर आएंगे। वाटर वेपर्स सिंपल ये मत समझना कि वो पानी आपने पानी गर्म करा और वाटर वेपर्स निकले तो वो वाटर वेपर हो गया और उससे क्या ही फ़र्क पड़ेगा, वो तो हमारी दीवार पे ऊपर वो हो जाता है, क्या बोलते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठे हो जाते हैं, उससे क्या ही फ़र्क पड़ेगा। वाटर वेपर भी एक क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। ये भी कहीं ना कहीं बहुत पोल्यूशन क्रिएट करती हैं, कहीं ना कहीं इसकी भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हमारे एटमॉस्फेयर में मैटर करती है। फिर उसके बाद जो विंड्स होती हैं कहीं ना कहीं वो भी एक हमारा एक पोल्यूशन का सोर्स है। एग्जांपल के तौर पे हमारे पास एक हमारे फील्ड है ये वाली, ठीक है, इस फील्ड पे हमने ट्रीज़ लगाए हुए हैं, ठीक है। अब ट्रीज़ लगाए हैं, कहीं ना कहीं विंड्स आई, बहुत तेज़ विंड्स आई, तो ये जो टॉप लेयर रहेगी ना, मोस्टली जो टॉप लेयर रहती है ये फर्टाइल सॉइल रहती है। अब जब विंड्स आएंगी फर्टाइल सॉइल जो होगी वो तो उड़ जाएगी ना, वो तो एटमॉस्फेयर से आगे मतलब आगे निकल जाएगी ना कहीं ना कहीं ये। तो क्या होगा, कहीं ना कहीं ट्रीज को प्रॉपर इसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो उस फर्टाइल सॉइल से मिल रहे थे वो मिलेंगे नहीं, तो क्या होगा, ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। जब ग्रोथ अच्छी नहीं होगी फार्मर्स क्या करेंगे, फर्टिलाइजर ज़्यादा डालेंगे, वीडिसाइड्स डालेंगे, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स इतने नहीं होंगे, आराम से जो है जो इंसेक्ट्स वगैरह है वो भी अटैक करेंगे, वीड्स ज़्यादा उगेंगी, तो हर्बिसाइड्स, वीडिसाइड्स, फिर उसके बाद फर्टिलाइजर्स। तो कहीं ना कहीं वो जब कहीं ना कहीं दोबारा विंड्स आएगी या फिर वाटर एक्शन होगा, यहाँ पे पानी ज़्यादा होगा, एग्रीकल्चर ज़्यादा होगा, कहीं ना कहीं वो जो सारी चीज़ें हैं कहीं ना जगह एंड में जाके वो रिवर्स में मिल जाएंगी और उससे हमारा वाटर पोल्यूशन मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो पोल्यूशन के कॉजेज है सारे इंटरकनेक्टेड है। तो होप सो आपको इन्वायरमेंट पोल्यूशन का ये इतना जो मैंने कॉजेज बताए आपको समझ आ गए होंगे, ठीक है। देखो अभी हम लोग ना कुछ मेजर पोल्यूटेंट्स हमें एटमॉस्फेयर में मिलते हैं, ठीक है, कुछ मेजर पोल्यूटेंट्स हमें एटमॉस्फेयर में मिलते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। और इसके अलावा ना हम थोड़ी देर बाद ना नाकस के बारे में पढ़ेंगे। अगर आज टाइम मिला तो आज पढ़ लेंगे, वरना कल पढ़ेंगे। नाकस क्या है, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है, उसमें भी कुछ जो है 12 पोल्यूटेंट्स को नाकस ने क्या करा है, मतलब पोल्यूटेंट्स में डाला, वो पोल्यूटेंट्स की लिस्ट में डाला है। पर हम लोग सबसे पहले अभी मेजर पोल्यूटेंट्स वो वाले पढ़ रहे हैं जो कि नॉर्मली सबको पता होगा इसके बारे में, और हम पढ़ेंगे कि होता किसकी वजह से है, और जैसे हमें ये एटमॉस्फेयर में मिल रहा है तो किसकी मेन जो है इसका सोर्स क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। बिकॉज बहुत बार शायद से 2022 में ही, पता नहीं 2021 के प्रॉब्लम्स में ये क्वेश्चन आया था कि आई थिंक 2021 में 2022 में ही आया था
कि इस कुछ पोल्यूटेंट दिया था और बोला गया था कि नहीं, एसिड रेन पूछा था, एसिड रेन से कौन कौन सा जो गैसेज है वो एटमॉस्फेयर में ज़्यादा फैलती है। तो कहीं ना कहीं जब आपको गैसेज का पता होगा, जो हम अभी मेजर पोल्यूटेंट्स पढ़ेंगे, उन पोल्यूटेंट्स को जब हम पढ़ लेंगे उसके बाद हमें प्रॉपर से समझ आ जाएगा कि इनमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं, उनसे क्या हमारा एटमॉस्फेयर पर फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कार्बन मोनोऑक्साइड की जो लाइफ है वो बहुत छोटी है। ठीक है, बहुत छोटी है, वो ज़्यादा देर तक एटमॉस्फेयर में नहीं रहता है। हालांकि इसको मेजर पोल्यूटेंट्स बोलना नहीं चाहिए, पर अब जब बुक्स जो हमें बोलती हैं हमें वही करना है, बिकॉज इनकी लाइफ बहुत कम है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना देते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट सोर्स हमारा कार्बन डाइऑक्साइड आता है। अब बात आती है कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हो गया पेट्रोल डीजल। सबसे पहले इतना बात याद रखना कि मैक्सिमम CFCs को छोड़ के, ठीक है, CFCs को छोड़ के और एक दो और पोल्यूटेंट्स को छोड़ के बाकी सब में जो पोल्यूशन कहीं ना कहीं हो रहा है वो आ जाके किसकी वजह से हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है, पेट्रोल डीजल की वजह से हो रहा है, वुड बर्निंग की वजह से हो रहा है। ठीक है, ये बात अभी बस आप एक दिमाग में रख लो। ठीक है, फिर उसके बाद सिगरेट्स की वजह से भी बहुत सारा हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड एटमॉस्फेयर में आता है। ठीक है, इस तरह के बाद फिर हम बोल सकते हैं स्मेल्टिंग से, बर्निंग ई वेस्ट से, फॉसिल फ्यूल्स सब में बीच में। तो ये बहुत सारे इसमें तो अनगिनत है। ठीक है, इसमें तो बोल भी नहीं सकते। अब कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, सेम इसमें भी बहुत ज़्यादा होता है। मैं कुछ ही बताऊंगा। जैसे सबसे पहले मेजर पोल्यूटेंट्स में जब हम एटमॉस्फेयर में बात करते हैं, कहीं ना कहीं ये अकेला जो है 60% है हमारे एटमॉस्फेयर में। ठीक है, सेम फॉसिल फ्यूल्स, डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, उसके बाद कोल से, ऑयल से, नेचुरल गैसेस जो रहेंगी कहीं ना कहीं उसी से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको इतना तो पता ही होगा। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स रेफ्रिजरेटर्स। ठीक है, अब कुछ सॉल्वेंट होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ प्रोपेलेंट्स। सॉल्वेंट्स क्या होते हैं आपको वो पता है, फायर रिटार्डेंट्स जो होते हैं, मतलब जो जब कहीं आग वाग लगती है तो वो जो यूज़ करते हैं, ठीक है, स्प्रे टाइप का, उस तरह के कुछ सॉल्वेंट्स रहते हैं। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंसुलेंट फोम्स होती हैं। ठीक है, एयर के प्रोपेलेंट्स होते हैं। एयर के प्रोपेलेंट्स क्या होता है, कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं जो फ्यूल एयरप्लेन में यूज़ होता है, या फिर जो भी वहाँ पे लाइक ऐसा इंजन ऑयल टाइप की जो चीज़ें वहाँ यूज़ होती हैं उनकी वजह से। ठीक है, फिर उसके बाद इंडस्ट्रीज़ में फिर उसके बाद मतलब बहुत सारी चीज़ों में से हमारा CFCs मिलता ही मिलता है। इनमें हम लोग जो कि फॉसिल फ्यूल ज़्यादा इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद लेड भी कहीं ना कहीं हमारा एक मेजर पोल्यूटेंट आ जाता है। ठीक है, लेड कैसे होता है, ये पेट्रोल में प्रेजेंट होता है, डीजल में प्रेजेंट होता है, फिर हम लेड बैटरीज जो होती हैं उनमें प्रेजेंट होता है, पेंट्स होते हैं जो हम घर पे पेंट करते हैं, फिर हमारे पास जो घरों में हम लोग अपने सर पे डाई करते हैं, हेयर डाई जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है, और ये चिल्ड्रंस को बहुत इफेक्ट करता है। फिर उसके बाद बात करते हैं ओजोन लेयर की। ओजोन लेयर नहीं, सॉरी, ओजोन की। ओजोन आपको पता होगा, ओजोन दो टाइप का होता है, एक स्ट्रेटोस्फेरिक, एक ट्रोपोस्फेरिक। स्ट्रेटोस्फेरिक जो है ये ज़्यादा अच्छा है, इसको हम बोलते हैं गुड ओजोन। ठीक है, ये वाला गंदा है, ये बैड बॉय है, ट्रोपोस्फेरिक। ठीक है, कहीं ना कहीं ट्रोपोस्फेरिक ओजोन क्या करता है, जब हमारी यूवी रेज हमारे अर्थ पे एंटर करती हैं, फिर उसके बाद टकरा के जब वापस जाने लगती हैं तो वो इंफ्रारेड रेज वापस जा रही होती है। तो क्या करता है, बोले जो इंफ्रारेड रेज वापस जा रही होती है वो उसको ट्रैप कर लेता है, ये ट्रोपोस्फेरिक जो ओजोन है ये ट्रैप कर लेता है। हालांकि कहीं ना कहीं सेम चीज़ वही बोलेंगे हम, किसी हद तक ठीक भी अगर ट्रैप कर रहा है कि जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा ठंड नहीं हो रही, क्योंकि अच्छी चीज़ है ये। अगर ये ट्रैप कर रहा है ना, इसी वजह से हम लोग क्रायोस्फीयर बनने से बचे हुए हैं। क्रायोस्फीयर क्या होता है कि पूरा अर्थ जो है वो बर्फीला हो जाएगा, और 60 -60 -70 डिग्री यहाँ पे टेम्परेचर रहेगा, पूरा साल यहाँ पे बर्फ रहेगी। कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों से हमें हेल्प मिलती है कि क्रायोस्फीयर नहीं बनता। पर वही किसी हद तक ये ज़्यादा इंट्रैप कर लेता है, उस वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है वो हर साल बढ़ते जा रहा है और ग्लेशियर्स जो है पिघलते जा रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल आप दे सकते हो ओजोन में। इसी तरह से आपको सब चीज़ जो है रिलेट करके पढ़नी है। और ये किसकी वजह से हो रहा हो, सिंपल व्हीकल्स की वजह से, इंडस्ट्रीज की वजह से। आई थिंक ये बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके, आपको क्लियर है ये सब। ठीक है, अब एक और है, उस पर बढ़ते हैं, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड। अब सल्फर डाइऑक्साइड किसी वजह से होता है, मेनली जो कोल की बर्निंग होती है थर्मल पावर प्लांट्स में, उसकी वजह से होता है। ठीक है, कोल की बर्निंग कहाँ होगी, थर्मल पावर प्लांट्स में, इतना तो पता है ना सबको। ठीक है, फिर उसके बाद जब हम पेपर की प्रोडक्शन करते हैं ना, आपको पता होगा हम कहीं ना कहीं पेपर किससे बनाते हैं, ट्रीज से बनाते हैं। ठीक है, मेटल्स की जब स्मेल्टिंग होती है, ठीक है, तो इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में निकलता है, और इसकी वजह से एसिड रेन भी होती है, और स्मॉग का भी एक रीज़न है। और कहीं ना कहीं लेड की ये लेड बोल रहा हूँ, सॉरी, लंग की डिजीजेस के लिए बहुत हार्मफुल माना जाता है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है,
क्लियर है इतना। अब उसके बाद एक और हम पढ़ ही रहे हैं तो एक और पढ़ लेते हैं, जैसे जिसका नाम है मीथेन। मीथेन की जब हम बात करते हैं, सेम मीथेन किससे आएगा? सबसे पहले मेन सोर्स जो है इसका वो है पैडी। जो एग्रीकल्चर में आजकल क्या हो रहा है, देखो स्टबल बर्निंग का बहुत सा आपने सुना है न्यूज़, बार बार स्टबल बर्निंग होता क्या है? स्टबल बर्निंग क्या होता है? जो फार्मर्स होते हैं वो लोग, जब एग्जाम्पल के तौर पे जब वो चावल की खेती करते हैं, ठीक है, जब चावल निकल जाते हैं फिर उसमें से चावल चावल का जो रहता है ना बाहर का हिस्सा, वो छिलका जैसा रहता है, छिलका उतर जाता है, चावल बाहर आ जाते हैं। वो जो छिलका बचता है ना, या फिर कोई किसी भी चीज़ की खेती करे उसके बाद जो उसका गंद बचेगा, कहीं ना कहीं मोस्टली हरियाणा और पंजाब में ही मिलता है, पंजाब स्टेट में ही मिलता है हमें। वहाँ पे जो है फार्मर्स ने नेक्स्ट सीजन की खेती करनी होती है तो वो लोग वो जला देते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, बहुत सारा पोल्यूशन फैलता है। कहीं ना कहीं वही चीज़ वो जो जलाते हैं उसको पैडी बोल देते हैं हम लोग। तो कहीं ना कहीं ये पैडी से बहुत ज़्यादा मीथेन जो है वो बाहर आता है। फिर कैटल्स जो होती हैं, ठीक है, हमारे पास गाय भैंस जो भी होता है, उनका जो एक्सक्रीटा रहता है उससे भी मीथेन जो है बहुत सारा फैलता है। फिर फॉसिल फ्यूल्स है, फिर वुड है, फिर लैंडफिल्स है। लैंडफिल्स सबको पता होगा क्या होती है, जहाँ पे पूरे डिस्ट्रिक्ट का या पूरे विलेज का या पूरी स्टेट का जहाँ गंद इकट्ठा होता है, तो वहाँ पे गंद इकट्ठा होने से भी बहुत सारी मीथेन जो है प्रोड्यूस होती है। फिर वेटलैंड्स, ये सबको पता होना चाहिए कि वेटलैंड्स भी एक सोर्स है मीथेन का। फर्टिलाइजर्स फैक्ट्रीज, मतलब अनगिनत लंबी इसकी लिस्ट है। फिर हम बात करते हैं नाइट्रस ऑक्साइड की, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड की बात जब हम बात करते हैं, इसमें आ जाता है फॉसिल फ्यूल की बर्निंग की वजह से, फर्टिलाइजर्स की वजह से। देखो एक बात याद रखना कि नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये तो ग्रीन हाउस गैस है, ये तो एक पोल्यूटेंट है, पर जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है मतलब NO2 है, ये ग्लोबल कूलिंग गैस है। ये ग्रीन हाउस गैस है, ये पोल्यूटेंट नहीं है, ठीक है, इतना बात याद रखना। नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये है पोल्यूटेंट, ठीक है। फॉसिल फ्यूल के बर्न करने से, फर्टिलाइजर्स की वजह से, वुड की वजह से, क्रॉप रेजिड्यू की वजह से, सेम कहीं ना कहीं आ जाके सबके सेम ही रीजंस रहेंगे कि क्या चीज़ किसकी वजह से क्यों हो रही है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास स्मॉग आ जाता है, ठीक है, हमारे पास स्मॉग आ जाता है। अब आएगा ये स्मॉग क्या होता है। सबसे पहले ये पता होना चाहिए थोड़ा सा आपको, 1905 में सबसे पहली बार हमारे पास एक डॉक्टर थे जिनका नाम था HA वॉयक्स। इन्होंने इसका आविष्कार किया था। आविष्कार इन द सेंस की ये जो टर्म है वो इन्होंने कॉइन करी थी, और इन्होंने बोला था कि फॉग और स्मोक की वजह से जो टर्म बनती है उसको हम स्मॉग कहते हैं, ठीक है। अब बात होती है कि इसको हम स्मॉग तो बोलते हैं, इसको हम मतलब एक और नाम बोल देते थे जैसे फोटोकेमिकल स्मॉग, ठीक है। स्मॉग तो बोलते ही बोलते हैं, ये तो नॉर्मल लैंग्वेज में हो गया। अगर पूरा ऐसा हम बोलना चाहें तो हम इसको फोटोकेमिकल स्मॉग भी बोल सकते हैं। अब ये होता क्या है, कुछ ये कोई बड़ी साइंस नहीं है इसके पीछे। सिंपल क्या होता है, फोटोकेमिकल स्मॉग वो वाला मतलब एक किस्म का ये उसकी वजह से होता है जब एयर पोल्यूशन जो है वो किसके साथ रिएक्ट कर देता है, सनलाइट के साथ रिएक्ट कर देता है। मैं रिएक्शन के रूप में समझाऊंगा, आपको समझ आएगा क्या होता है। एयर क्या होता है फोटोकेमिकल स्मॉग, जब एयर पोल्यूशन कि बहुत कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, बहुत सारी गैसेज हमारे एनवायरनमेंट में पोल्यूटेंट्स जो है वो मिल रही है। फिर वो जो एयर पोल्यूशन है इसका इंटरेक्शन हो जाएगा, ये मिल जाएगा सनलाइट के साथ, ठीक है। सनलाइट के साथ इन द सेंस कि आप बोलोगे सनलाइट से ही होता है तो फिर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फोटोकेमिकल स्मॉग नहीं। सनलाइट में हमें कुछ केमिकल्स मिलते हैं, सर्टन केमिकल्स मिलते हैं, उनके साथ रिएक्ट करता है एयर पोल्यूशन प्लस सनलाइट के कुछ केमिकल्स। ये दोनों जब आपस में मिल जाएंगे एटमॉस्फेयर में तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा फोटोकेमिकल स्मॉग। फोटोकेमिकल स्मॉग, ठीक है, आ गया समझ, मोस्टली आप लोगों को समझ आ गया होगा। कहीं ना कहीं जो फोटोकेमिकल स्मॉग का जो मेन रीज़न होता है वो माना जाता है ओजोन को। कौन सा ओजोन, स्ट्रेटोस्फेरिक नहीं, वो तो अच्छा वाला है ना, वो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया, ठीक है। ये मैंने लिखा हुआ है गुड और बैड। बैड कौन सा है, ट्रोपोस्फेरिक। तो ट्रोपोस्फेरिक जो हमें ओजोन मिलता है कहीं ना कहीं प्राइमरी कंपोनेंट जो है फोटोकेमिकल स्मॉग का यही होता है। जो स्ट्रेटोस्फेयर में हमें ओजोन मिलता है वो क्या करता है, वो अर्थ को प्रोटेक्ट करता है, जो थोड़ी देर पहले बताया यूवी रेडिएशन थे। और जो ये वाला ओजोन है जो हमें ट्रोपोस्फेयर में मिलता है, ये कहीं ना कहीं ह्यूमन हेल्थ को बहुत खराब करता है, ठीक है। एक अब बात आएगी जो ओजोन है ये हो किससे रहा है, थोड़ी देर पहले बताया, मतलब ज़्यादा ओजोन किसकी वजह से हो रहा है, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो हमारी व्हीकल्स से निकलती हैं, जो मैंने इसका सोर्सेज बताई, फॉसल फ्यूल्स, वुड्स, क्रॉप्स, कहीं ना कहीं इनकी वजह से हो रहा है। फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे होते हैं हमारे पास, कौन कौन से, जैसे हमने पेंट्स यूज़ करते हैं, हम लोग प्रिंटिंग इंक्स यूज़ करते हैं, रिटार्डेंट्स यूज़ करते हैं, व्हीकल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इन सारी चीज़ों की वजह से
ये जो सारे केमिकल्स रहते हैं जिनको हम कहीं ना कहीं बोलेंगे कि ओजोन का सोर्स यही है, ये सब सनलाइट के कुछ प्रेजेंस इनकी सनलाइट में होती है, और सनलाइट के कुछ केमिकल्स के साथ ये रिएक्ट करते हैं तो हमारा ओजोन बन जाता है। ठीक है, अब स्मोक होता क्या है, मतलब एक्चुअली में होगा क्या इसकी वजह से? इसकी वजह से जो एयर है ना वो हैज़ी बन जाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से ब्रीदिंग कंडीशन थोड़ी सी नॉर्मल नहीं रहेंगी। ठीक है, लोगों को बहुत सारे, मतलब कहीं ना कहीं हम बोलेंगे कि इसमें कहीं ना कहीं एयर में क्या हो जाएगा, एयर में कहीं ना कहीं वाटर वेपर्स और डस्ट कंबाइन हो जाएगी। ठीक है, इसकी वजह से विजन भी कम हो जाएगा। कहीं ना कहीं इसकी जब स्मॉग हो जाता है इसकी वजह से, स्मॉग क्या होता है, कहीं ना कहीं फॉग आप बोलते हो ना, कहीं ना कहीं स्मॉग भी वही है, धुंध। ठीक है, पर कहीं ना कहीं फॉग जो होती है उसमें हम बोलेंगे कि वो किसकी वजह से है। ज्योग्राफी में अगर समझे फॉग किसकी वजह से होती है, फॉग होती है जब कोई भी ठंडी हवा जब कहीं और से आ रही है, किसी एटमॉस्फेयर से आ रही है हमारे इंडिया के में, और वो नीचे वाली जो ऐसे नॉर्मल लेयर रहेगी ना एयर की, उसके नीचे वाली में आके वो सेटल हो जाए। तो ये एटमॉस्फेयर में ऑलमोस्ट लगा लो आप, ये 1 किलोमीटर ऊपर एटमॉस्फेयर पे हमारा एक लेयर मिल रही है, ये नॉर्मल लेयर। तो क्या होगा, ठंडी लेयर आएगी यहाँ पे जम जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, उसके नीचे आ जाएगी। तो जब वार्म मास के नीचे एयर मास जो है ठंडा वाला आ जाएगा तो उसकी वजह से फॉग मिलती है। पर ये जो फॉग जब स्मोक के साथ मिलता है, फॉग प्लस स्मोक ये स्मॉग बनाता है, तो कहीं ना कहीं ये भी धुंध सा ही इसमें भी हमें एटमॉस्फेयर मिलता है। इसकी वजह से जो टेम्परेचर होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। जैसे हम सिंपल स्मॉग की जब हम बात कर रहे थे, उसमें क्या होता है, उसमें जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ठंडी हो जाती है थोड़ी सी। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, अब बहुत हमें ट्रैफिक मिलने लग जाएगा, क्योंकि हम जो वो रहेगा, क्या बोलते हैं, विजन रहेगा वो ज़्यादा नहीं रहेगा, विंड्स काम रहेंगी, टेम्परेचर हाई रहेगा। और कहीं ना कहीं विंटर में जब ये होता है, विंटर स्पीड जो विंटर में इनकी जो विंड की स्पीड्स होती हैं वो कम हो जाती है। उसकी वजह से जो स्मोक और फॉग है ना वो एक ग्राउंड पे जम जाता है, उसी वजह से हम लोग को मतलब ग्राउंड लेवल का जो पोल्यूशन है वो लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो फॉग में जैसे मैंने अभी आपको बात करी, फॉग में हम लोग को भी ऐसा मतलब पार्टिकल्स मिलते हैं कहीं ना कहीं। मतलब कहीं ना कहीं हम बोलेंगे कि फॉग में सिंपल नॉर्मल कंडीशन होती है, स्मॉग वो वाली कंडीशन आ गई जब कहीं ना कहीं फॉग में स्मोक मिल जाएगा, पोल्यूटेंट्स मिल जाएंगे, और उसके बाद वो जो मतलब हो जाएगा वही सिंपल स्मॉग होता है। ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया ये, तो मोस्टली आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अब बात आती है इफेक्ट्स स्मॉग से होगा क्या, विजिबिलिटी कम हो जाएगी, दिखना कम हो जाएगा। ठीक है, इन्वायरमेंट खराब होगा, रेस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी। ठीक है, ब्रोंकाइल डिजीज होना स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, इसकी वजह से डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी। इसकी वजह से जब स्मॉग ज़्यादा हो जाता है ना तो अल्ट्रावायलेंट रेडिएशंस अर्थ पे इतना आ नहीं पाती है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस क्या होते हैं, सिंपल जो सनलाइट है, सनलाइट ज़्यादा आ नहीं पाएगी अर्थ पे, सनलाइट नहीं आ पाएगी, प्लांट्स जो है वो ग्रो नहीं हो पाएंगे, प्लांट्स ग्रो नहीं हो पाएंगे, हमें प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, हमें खाना नहीं मिल पाएगा, क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं ऑटोट्रॉप्स होते हैं, वो हमें भी खाना देते हैं। कहीं ना कहीं जो नेचुरल विटामिन डी हमें मिलता है सनलाइट से, कहीं ना कहीं वो खत्म हो जाएगा। किसकी वजह से, क्योंकि यूवी रेडिएशंस अर्थ पे नहीं आ रही है, जिसकी वजह से रिकेट्स रिकेट्स के जो केसेस है वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं रिकेट्स जो है वो हमें विटामिन डी हमें उससे बचाता है। ठीक है, क्लियर है इतना?